आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतरने वाले हैं जहां सल्तनत की तकदीर मतलब कुछ ही सालों में पूरी तरह पलट जाती है। हाँ बिल्कुल। हमारे सामने दिल्ली सल्तनत के वो पन्ने हैं जहां एक ताकतवर वंश का अंत बड़े बड़े ही अजीब ढंग से होता है। और फिर गद्दी पर एक ऐसा सुल्तान बैठता है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। हाँ, ये कहानी खिलजी वंश के आखिरी दिनों से शुरू होती है और तुगलक वंश की बुनियाद तक जाती है। और इस चर्चा का आधार वो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो हमें ये सब बताते हैं। बिल्कुल, जो बताते हैं कि कैसे एक लोहे जैसा मजबूत साम्राज्य भर-भरा कर गिर गया और फिर एक ऐसे बादशाह ने कमान संभाली जिसे कुछ लोग जीनियस कहते हैं और कुछ पागल। हाँ। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। ये वो नाम है जिसने सिर्फ मंगोलों के तूफानों को दिल्ली के दरवाजे पर ही नहीं रोका, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो दक्षिण तक फैला हुआ था। हाँ, उसने बाजार पे लगाम कसी, जासूसों का जाल बिछाया। एक तरह से उसने पूरी सल्तनत को अपनी मुट्ठी में कर रखा था, उसने कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनाने का ख्वाब देखा था, जो अधूरा रह गया। लेकिन अलाई दरवाजा और सिरी फोर्ट आज भी उसकी ताकत की गवाही देते हैं। और यही बात आप देखिए उसके अंत को और भी ज्यादा नाटकीय बना देती है। कैसे? इतना ताकतवर सुल्तान जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, उसका आखिरी वक्त बड़ी लाचारी में गुजरा। कहा जाता है कि उसे कोढ़ जैसी कोई गंभीर बीमारी हो गई थी जिससे उसका शरीर गलने लगा था। और वो इस तकलीफ से इतना तंग आ गया था कि उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर से कहा कि उसे जिंदगी से आजाद कर दे। हाँ, ये सोचना भी अजीब है। जो इंसान पूरी दुनिया जीतने का हौसला रखता हो, वो अपनी ही जिंदगी खत्म करने की भीख मांग रहा था। शायद यहीं से, उसी पल से उस सल्तनत की नींव हिलनी शुरू हो गई थी जिसे उसने इतने जतन से बनाया था। बिल्कुल। अलाउद्दीन की मौत के बाद जो हुआ वो किसी तमाशे से कम नहीं था। गद्दी पर बैठा उसका बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और उसने आते ही वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या? उसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा? जी, मतलब ये तो पूरे मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा पद था। हाँ बिल्कुल, ये कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं थी। ये उसकी महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि उसका अहंकार दिखाता था। एक मिनट, लेकिन असली मजाक तो अब शुरू होता है ना। हाँ। बताया जाता है कि ये सुल्तान कभी कभी दरबार में महिलाओं के कपड़े पहन कर आ जाता था और कभी कभी तो बिना कपड़ों के ही अपने दरबारियों के बीच दौड़ लगा देता था। जी, क्या मतलब सुल्तान दरबार में बिना कपड़ों के? मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ कि वहां बैठे बड़े बड़े अमीर, उलेमा और सेनापतियों का क्या हाल होता होगा। कोई कुछ कहता नहीं था। हिम्मत कौन करता। सही बात है। और देखिए, ये सिर्फ एक बादशाह की सनक नहीं थी, ये एक राजनीतिक बयान था। अच्छा। ये इस बात का ऐलान था कि मुझे किसी नियम, किसी कानून, किसी परंपरा की कोई परवाह नहीं है। जब सुल्तान खुद ही दरबार की गरिमा को तार-तार कर रहा हो तो वो अपने गवर्नरों से वफादारी और अनुशासन की उम्मीद कैसे कर सकता है? तो यहीं से अलाउद्दीन का बनाया हुआ ढांचा खोखला होना शुरू हो गया था। बिल्कुल। तो इस तमाशे का अंत कैसे हुआ? उसका अंत भी उसी की तरह हुआ। उसके एक पसंदीदा गुलाम खुसरो शाह ने ही उसकी हत्या कर दी। हाँ, और खुद गद्दी पर बैठ गया। उसका नाम था नसरुद्दीन खुसरो शाह। और उसने भी खुद को एक बड़ी उपाधि दी होगी। दीना, पैगंबर का सेनापति। उपाधियां बड़ी बड़ी थीं, लेकिन सल्तनत की डोर बहुत कमजोर हाथों में थी। तो खिलजी वंश जिसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उसका अंत ऐसे हुआ, एक के बाद एक अजीबो-गरीब सुल्तानों के हाथों। हाँ, और इसी मौके का फायदा उठाया एक ताकतवर गवर्नर ने, जिसका नाम था गाजी मलिक। बिल्कुल। खुसरो शाह के खिलाफ जो पुराने तुर्क अमीर थे वो सब एकजुट हो गए और उन्होंने गाजी मलिक को अपना नेता चुन लिया। और उसने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। हाँ, दिल्ली पर हमला किया, खुसरो शाह को कत्ल किया और खुद सुल्तान बन गया। और यहीं से दिल्ली की सल्तनत में एक नए वंश की शुरुआत होती है, तुगलक वंश। और गाजी मलिक ने अपना नाम रखा गयासुद्दीन तुगलक। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। बहुत बड़ा। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक, लगभग एक सदी तक राज किया। और गयासुद्दीन एक सुलझा हुआ और व्यवहारिक शासक लग रहा था ना। हाँ बिल्कुल। उसने आते ही दिखावटी कामों की जगह जरूरी कामों पे ध्यान दिया। किसानों के लिए सिंचाई की नहरें खुदवाईं, लगान कम किया और दिल्ली के पास तुगलकाबाद नाम का एक नया किला शहर बसाया। ऐसा लगा कि सल्तनत को फिर से एक स्थिर शासक मिल गया हाँ, है। लेकिन उसकी कहानी में भी एक ऐसा पेंच है जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। और इस पेंच का ताल्लुक दिल्ली के मशहूर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से है। हाँ, दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। क्यों? सुल्तान को लगता था कि औलिया की शोहरत और उनका असर उसके अधिकार को चुनौती देता है। अच्छा।
तो जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल के एक सफल अभियान से वापस लौट रहा था, तो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया ने एक भविष्यवाणी कर दी कि सुल्तान अब कभी दिल्ली वापस नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल। और ये बात जब सुल्तान तक पहुंची तो वो आग बबूला हो गया। उसने वहीं से औलिया को एक धमकी भरा पैगाम भेजा होगा। हाँ, कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम शहर छोड़कर चले जाओ। और इस धमकी के जवाब में ही निजामुद्दीन औलिया ने वो मशहूर जुमला कहा था जो आज भी हमारी भाषा का हिस्सा है, हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और ये सिर्फ एक कहावत बनकर नहीं रह गई। नहीं, ये एक भविष्यवाणी साबित हुई, और वो भी कितने भयानक और रहस्यमय तरीके से। बिल्कुल। गियासुद्दीन तुगलक जीत के जश्न में दिल्ली के बहर तक पहुंच चुका था। और उसके स्वागत के लिए उसके बेटे जौना खान ने तुगलकाबाद के पास एक शानदार लकड़ी का महल बनवाया था। हाँ, सुल्तान उस महल में आराम करने के लिए रुका और अचानक वो पूरा का पूरा महल उसके ऊपर ढह गया। और उसी मलबे में दबकर सुल्तान की मौत हो गई। ये सिर्फ एक हादसा था या एक साजिश? कहा तो ये भी जाता है कि वो महल जानबूझकर ऐसा बनाया गया था जैसे पांडवों का लाक्षागृह, कि एक ही झटके में ढह जाए। और उंगलियां उठती हैं उसी बेटे पर, जौना खां पर। ये इतिहास के उन अनसुलझे सवालों में से एक है। बिल्कुल। लेकिन नतीजा ये हुआ कि निजामुद्दीन औलिया की भविष्यवाणी सच हो गई। सुल्तान दिल्ली पहुंचा तो, पर दिल्ली में कदम नहीं रख सका। और इसी नाटकीय माहौल में गद्दी पर बैठता है वही बेटा जौना खां, जिस पर पिता की मौत की साजिश का इल्जाम भी लगता है। और यहीं से दिल्ली सल्तनत का सबसे अजीब और विवादास्पद अध्याय शुरू होता है। क्योंकि जौना खां को दुनिया मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानती है। मोहम्मद बिन तुगलक? ये नाम सुनते ही दिमाग में कई बातें आती हैं। पागल बादशाह, सन की सुल्तान, विरोधी तत्वों का मिश्रण। हाँ, सवाल ये है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। वो दिल्ली सल्तनत का शायद सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। उसे दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान सब में गहरी रुचि थी। हाँ, उसका साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी से भी बड़ा था। तो समस्या उसकी अक्ल की कमी नहीं थी। तो फिर समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि उसकी सोच अपने समय, अपने लोगों से और शायद अपनी सल्तनत की हकीकत से 100 साल आगे थी। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हाँ। मान लीजिए एक गांव है जहां कोई तीसरी कक्षा से ज्यादा नहीं पढ़ा, और आप वहां आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की बातें करने लगे। गांव वाले क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ये आदमी पागल हो गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ, उसकी योजनाएं कागज पर तो शानदार थीं, लेकिन जब उन्हें लागू किया गया तो वो भयानक आपदाओं में बदल गई और लोगों को लगा कि सुल्तान पागल है। चलिए उसके कुछ मशहूर फैसलों की चीर-फाड़ करते हैं। सबसे पहला, दोआब में टैक्स बढ़ाना। दोआब यानी यंगा और यमुना के बीच का बेहद उपजाऊ इलाका। सुल्तान ने सोचा कि जब यहाँ फसल सबसे अच्छी होती है तो यहाँ से टैक्स भी सबसे ज्यादा वसूलना चाहिए। तर्क तो सीधा है। तर्क बिल्कुल सही था, लेकिन बदकिस्मती देखिए। जिस साल उसने टैक्स को लगभग दुगना किया, उसी साल उस पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। फसलें पूरी तरह तबाह हो गईं। तो एक तरफ किसान सूखे की मार झेल रहे थे और दूसरी तरफ सुल्तान के अधिकारी उनसे दुगना लगान वसूलने पहुंच गए। ये एक बड़ी गलती थी। एक सवाल उठता है यहाँ, टैक्स बढ़ाना तो समझ आता है, हर राजा करता है, लेकिन क्या उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सूखा पड़ सकता है, या उसने जानबूझकर सब कुछ नजरअंदाज कर दिया? अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन सुल्तान की सबसे बड़ी गलती उसकी जिद थी। अच्छा। जब उसे अधिकारियों ने बताया कि किसान लगान नहीं दे पा रहे हैं, तो उसने सख्ती करने का हुक्म दिया। नतीजा ये हुआ कि हजारों किसान अपनी जमीनें छोड़कर जंगलों में भाग गए और डाकू बन गए। और जब तक सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अच्छी योजना गलत समय और गलत तरीके से लागू होने के कारण एक त्रासदी बन गई। ठीक है, ये तो हुई पहली बड़ी गलती। अब आते हैं उसके दूसरे सबसे कुख्यात प्रयोग पर, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी। हाँ, ये विचार तो अपने समय से सदियों आगे का था। सुल्तान ने देखा कि दुनिया भर में चांदी की कमी हो रही है, तो उसने फैसला किया कि सल्तनत के कीमती सोने और चांदी के सिक्कों को खजाने में सुरक्षित रखा जाए और रोजमर्रा के लेन देन के लिए उनकी जगह तांबे या कांसी के सिक्के चलाए जाएं। और ऐलान किया कि इन तांबे के सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर माना जाएगा। बिल्कुल। आज हम जो कागज के नोट इस्तेमाल करते हैं वो भी तो एक तरह की टोकन करेंसी ही है। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? विचार तो शानदार था। गड़बड़ हुई सुल्तान की एक बड़ी भूल में। क्या? उसने ये तो सोच लिया कि लोग तांबे के सिक्के को चांदी का मान लेंगे, लेकिन वो ये सोचना भूल गया कि लोग नकलची भी हो सकते हैं। मतलब?
उसने सिक्के बनाने की तकनीक पर कोई सरकारी कंट्रोल नहीं रखा। नतीजा? हर घर टकसाल बन गया। अरे बाप रे। लोगों ने अपने घरों में ही तांबे के बर्तन गला गला कर नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। तो बाजार का क्या हाल हुआ होगा? बाजार नकली सिक्कों से पट गया। लोगों ने अपने सारे टैक्स, सारा सामान इन्हीं नकली सिक्कों से खरीदना बेचना शुरू कर दिया होगा। और अपने असली सोने चांदी के सिक्के घरों में छिपा लिए। विदेशी व्यापारियों ने दिल्ली में व्यापार करना बंद कर दिया। पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। तो आखिर में सुल्तान को अपनी योजना वापस लेनी पड़ी। हार कर उसने ऐलान किया कि लोग अपने तांबे के सिक्के वापस लाकर खजाने से असली चांदी के सिक्के ले जाएं। एक मिनट, इसका मतलब लोगों ने घर में बनाए हुए नकली सिक्के देकर खजाने से असली चांदी ले ली? बिल्कुल। कहा जाता है कि तुगलकाबाद के किले के बाहर नकली सिक्कों का पहाड़ लग गया था। सुल्तान ने अपनी ही सल्तनत को अपनी खजाने से लुटवा दिया। एक और शानदार विचार भयानक तरीके से फेल हुआ और शाही खजाना लगभग खाली हो गया। 2 बड़ी योजनाएं, 2 बड़ी आपदाएं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नहीं। अब आता है उसका तीसरा और शायद सबसे क्रूर फैसला, राजधानी बदलना। हाँ, उसने ऐलान किया कि दिल्ली की जगह अब सल्तनत की राजधानी महाराष्ट्र के देवगिरी में होगी, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा। बिल्कुल। इसके पीछे भी एक मजबूत तर्क था। उसकी सल्तनत बहुत बड़ी हो चुकी थी और दौलताबाद लगभग बीच में पड़ता था, जहां से उत्तर और दक्षिण भारत दोनों पर नजर रखना आसान था। और साथ ही ये दिल्ली की तरह मंगोल हमलों के रास्ते में भी नहीं था। सोच तो फिर से अच्छी थी, एक केंद्रीय राजधानी, लेकिन इसे लागू कैसे किया गया? लागू करने का तरीका क्रूरता के हद था। उसने सिर्फ सरकारी दफ्तरों को शिफ्ट करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि दिल्ली के हर एक नागरिक को, अमीर, गरीब, बूढ़े, बच्चे, सबको दौलताबाद जाने का हुक्म सुना दिया। सबको? दिल्ली से दौलताबाद का सफर लगभग 1550 किलोमीटर का था, और वो भी पैदल। 1500 किलोमीटर पैदल, पूरी दिल्ली की आबादी। ये तो सुनने में ही भयानक लग रहा है। ये भयानक ही था। गर्मी का मौसम, रास्ते में न खाने का इंतजाम, न पानी का। हजारों लोग भूख, प्यास और थकावट से रास्ते में ही मर गए। और दिल्ली? दिल्ली, जो सदियों से एक आबाद और रौनक भरा शहर था, वो एक वीरान खंडहर में तब्दील हो गया। और फिर दौलताबाद पहुंचकर क्या हुआ? कुछ साल बाद सुल्तान को एहसास हुआ कि दौलताबाद से उत्तरी सीमाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा है। कुछ कहते हैं कि उसे वहां का मौसम रास नहीं आया। वजह जो भी हो, उसने एक और फरमान जारी कर दिया, सब लोग वापस दिल्ली चलो। क्या मतलब जो लोग जैसे तैसे जिंदा वहां पहुंचे थे, उन्हें फिर से 1500 किलोमीटर पैदल वापस आना पड़ा? हाँ, और इस वापसी के सफर में जो थोड़े बहुत लोग बचे थे, उनमें से भी ज्यादातर खत्म हो गए। ये एक शासक के एक विचार से पैदा हुई बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। हाँ, दिल्ली को फिर से आबाद होने में सालों लग गए। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने एक शानदार साम्राज्य बनाने वाले अलाउद्दीन खिलजी को देखा, फिर उसके बेतुके उत्तराधिकारियों को देखा, जिन्होंने उसकी विरासत को मजाक बना दिया, और फिर गद्दी पर एक ऐसा पढ़ा लिखा, दूर की सोचने वाला सुल्तान आया, जिसकी हर बड़ी योजना एक बड़ी तबाही लेकर आई। और यहीं आकर असली सवाल ये उठता है कि आखिर एक अच्छा लीडर होता कौन है? क्या गियासुद्दीन तुगलक जैसा कोई व्यक्ति बेहतर है, जिसके विचार सीमित लेकिन व्यवहारिक हों और जो स्थिरता लाए? या मोहम्मद बिन तुगलक जैसा कोई प्रतिभाशाली दूरदर्शी, जिसकी महत्वाकांक्षा तो आसमान छूती हो, लेकिन वो जमीन की हकीकत से इतनी दूर हो कि उसके कदम हमेशा लड़खड़ा जाएं? ये सोचने वाली बात है। मोहम्मद बिन तुगलक की कई योजनाएं, जैसे सांकेतिक मुद्रा या एक केंद्रीय राजधानी, ये ऐसे विचार हैं जिन्हें आज के आधुनिक देश सफलतापूर्वक इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो सच में एक पागल था, या सिर्फ एक ऐसा जीनियस जो कई सदियां पहले गलत समय में पैदा हो गया था? उसकी कहानी शायद इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि एक शानदार विचार और उसे हकीकत में बदलने के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है, और अगर उस फासले को सही तरीके से ना भरा जाए तो सबसे अच्छी सोच भी सबसे बड़ी तबाही का कारण बन सकती है।